नमस्कार। मैं एक सौदागर हूं। मेरी दुनिया ऊंटों की घंटियों, मसालों की भीनी भीनी खुशबू और दूर दराज के देशों के अनसुने किस्सों से बनी थी। तो आइए मेरे साथ चलिए उन रास्तों पर जहां हमने सिर्फ सामान नहीं बल्कि पूरी पूरी सभ्यताएं एक दूसरे से बांटी। ये कहानी है भारत के उन सांस्कृतिक मार्गों की। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि व्यापार मतलब सामान का लेना देना। पर मैंने अपनी यात्राओं से एक बात सीखी कि ये असल में दुनियाओं का मिलन है। जब चीन का रेशम भारत के कपास से मिलता था ना, तो सिर्फ दो कपड़े नहीं मिलते थे, दो दुनियाएं मिलती थीं। समझिए, हर सौदा एक नई दोस्ती, एक नया विचार और एक नई परंपरा की शुरुआत हुआ करता था। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर की ओर, जमीन के रास्ते से। इसे रेशम और अध्यात्म का मार्ग कहा जाता था। एक ऐसा रास्ता जो सीधा भारत को मध्य एशिया के दिल से जोड़ता था। और हमारा पहला पड़ाव आता है अफगानिस्तान। अरे वहां के बाजारों में भारतीय मसालों की महक और संस्कृत के शब्द ऐसे हवा में गूंजते थे मानो हम घर से ज्यादा दूर आए ही ना हों। ये वो सरजमीन थी जहां भारत की संस्कृति ने सबसे पहली और सबसे गहरी जड़ें जमाई थीं। हम जहां भी गए, हमें एक साझा दुनिया के सबूत मिले। बामियान में बुद्ध की वो विशाल मूर्तियां देखकर तो हम दंग रह गए थे। पहाड़ों में बसे मठों ने हमें शांति दी। और बेग्राम में हाथी दांत की जो कारीगरी थी, उसने कुषाण काल के भारतीय शिल्प की याद दिला दी। सदियों तक ये धरती बौद्ध धर्म की आस्था से सींची गई थी। अफगानिस्तान के बाद हमारा कारावां चीन के महान साम्राज्य की ओर बढ़ चला। अब ये सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान की तपती रेत और महीनों का सफर हमारी हिम्मत की परीक्षा लेते थे। लेकिन हम सब जानते थे कि मंजिल पर पहुंचने का इनाम हर मुश्किल से कहीं बड़ा होगा। और देखिए, इन रास्तों पर सिर्फ सामान नहीं, विचार भी सफर करते थे। बौद्ध धर्म का ज्ञान पहली सदी के आसपास भारत से चीन पहुंचा। फिर सदियों तक फाहेन और ह्योएन-त्सांग जैसे भिक्षु और तीर्थयात्री इसी ज्ञान की खोज में यहां से वहां यात्रा करते रहे। और ये सफर यहीं नहीं रुका। चीन से ये आस्था कोरिया और फिर जापान तक पहुंच गई। चलिए अब जरा जमीनी रास्तों की धूल को पीछे छोड़ते हैं और हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं के साथ समुद्री सफर पर चलते हैं, पूर्व की ओर, जहां अफसर लहरों पर सवार होकर आते थे। हमारा अगला पड़ाव था चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह, कैंटन। मेरे अरब के दोस्तों उसे कामफू कहकर बुलाते थे। अरे वो जगह सिर्फ एक बाजार नहीं थी, वो तो जैसे पूरी दुनिया का संगम था। वहां हर भाषा बोली जाती थी, हर तरह का सामान बिकता था और हर कोने से आए जहाजों ने मिलकर एक नई दुनिया ही बना दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? कैंटन में भारतीय उपस्थिति का एक जीता जागता सबूत था। वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भव्य ब्राह्मण मंदिर थे जहां हमारे पुजारी रहते थे। सोचिए, व्यापार के इतने बड़े केंद्र में अध्यात्म का ऐसा संगम देखना एक अलग ही अनुभव था। अब देखिए, इन समुद्री मार्गों पर किसी की तो हुकूमत होगी, है ना? यहां राज था शैलेंद्र साम्राज्य का। 8वीं शताब्दी में जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर उनका शासन था। उनकी इजाजत के बिना कोई जहाज भारत और चीन के बीच सफर नहीं कर सकता था। वो इन लहरों के असली स्वामी थे। और उनकी शक्ति का राज वो 3 बातों में छिपा था। पहला, उन्होंने भारत और चीन के बीच होने वाले हर व्यापार को अपने नियंत्रण में रखा। दूसरा, उन्होंने बंगाल के पाल और दक्षिण के चोल जैसे भारतीय शासकों के साथ दोस्ती बनाए रखी। और तीसरा, वो महायान बौद्ध धर्म और उसकी कला के बहुत बड़े संरक्षक बन गए। अपनी समुद्री यात्राओं में मैंने सिर्फ बाजार या लोग ही नहीं देखे, मैंने कुछ ऐसे अजूबे देखे जो आज भी मेरी यादों में जिंदा हैं। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं, बल्कि आस्था और संस्कृति के लेनदेन के जीते जागते सबूत थे। शैलेंद्र शासकों की सबसे शानदार देन थी जावा में बोरोबुदुर का महान मंदिर। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, पर जब पहली बार उसे देखा, सच कहता हूं, मेरी सांसें थम गईं। वो आस्था और कला का एक ऐसा संगम था जैसा दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इसकी भव्यता को शब्दों में बताना भी मुश्किल है। सोचिए, एक पूरी पहाड़ी को तराशकर बनाया गया हो, एक के ऊपर एक 9 छतें जो जैसे स्वर्ग की ओर ले जाती हों, और सबसे ऊपर बीचों बीच एक विशाल घंटी के आकार का स्तूप। ये सिर्फ कारीगरी नहीं थी, ये तो पत्थर से बना ब्रह्मांड का एक नक्शा था। हमारा सफर हमें इंडो चाइना ले गया और वहां तो भारतीय संस्कृति ने नई जमीनों पर नए फूल खिलाए थे। एक तरफ कंबोज यानी आज का कैम्बोडिया, वहां के शासक भगवान शिव की पूजा करते थे,
और वहां संस्कृत का ज्ञान किसी भारतीय गुरुकुल जैसा ही था। वहीं पूर्व में चंपा यानी वियतनाम, वहां शैव और वैष्णव धर्म की जड़ें बहुत गहरी थीं और वेदों का अध्ययन किया जाता था। पर हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो लेन देन था ना, ये कभी भी एक तरफा नहीं था। ये एक दो तरफा रास्ता था, जहां हर संस्कृति ने कुछ दिया और कुछ सीखा। मतलब ये एक सच्चा सौदा था। हमने दुनिया को अपनी कला दी, धर्म दिया, भाषा दी, कपास उगाने का हुनर दिया, तो बदले में हमने भी बहुत कुछ सीखा। चीन से रेशम बनाने का वो राज, यूनानियों और रोमनों से सोने के सिक्के ढालने की कला, और इंडोनेशिया से पान के पत्तों की खेती, ये ज्ञान का सबसे बड़ा बाजार था। अच्छा, जब कारवां और जहाज अपने घर लौट जाते तो पीछे क्या रह जाता था? इन पुराने रिश्तों की सबसे स्थायी विरासत। वो तो पत्थरों में उकेरी गई थी, जो आज भी अपनी कहानी कहती है। और इस सांस्कृतिक मेलजोल का सबसे बड़ा सबूत मैंने कंबोज में देखा, अंकोर वाट का मंदिर। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो पत्थर में लिखी एक पूरी महागाथा है, जिसे भारत से हजारों मील दूर रचा गया था। इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी अंकोर में बनवाया था, और इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियों को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि लगता है जैसे पत्थर भी बोल रहे हों। ये दिखाता है कि हमारी कहानियां कितना लंबा सफर कर सकती हैं। मेरी यात्रा की कहानियां तो बहुत हैं, पर यहां मैं रुकता हूं और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर सामान से धन बनता है और विचारों के लेन देन से विरासत बनती है, तो सोचिए, आने वाली पीढ़ियां हमारे समय को किस चीज के लिए याद करेंगी।